So, a very good afternoon everyone. Welcome to your first class for paper number 2 of CE Inter, that is corporate and other laws. इससे पहले हम शुरू करें फटाफट से एक बार जो लाइव के स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है हमारा? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन वी आर स्टार्टिंग विद पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। आई नो आप लोगों की सुबह से 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा हल्का रखेंगे क्लास को। तो हम लोग सिर्फ इसमें आज सिलेबस डिस्कस करेंगे, अब एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करेंगे, डिफरेंट चैप्टर्स के अपने डिफरेंट यूनिट्स की क्या वेटेज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अमेंडमेंट्स वगैरह किस तरह से हैंडल करनी है इस पेपर में वो वाली बात करेंगे। तो बेसिक इंट्रो करेंगे और टाइम बचा तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अपना जो पहला यूनिट है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक चैप्टर शुरू करना है, उसके साथ शुरू करा दूंगा। तो ये बात शुरू करते हैं पेपर नंबर 2 की, दैट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की कैसे बात करेंगे तो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस ऑब्वियसली पेपर नंबर 2 है आपका सीए इंटर में। इट इज ऑफ 100 मार्क्स। ये 100 मार्क्स का एक एग्जाम है, जस्ट लाइक ऑल योर अदर एग्जाम्स। और इसके अंदर आपके पास 2 पार्ट्स हैं, एक कॉर्पोरेट लॉ है और एक आपके पास अदर लॉज है। तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज कॉर्पोरेट लॉस। कॉर्पोरेट लॉ की बात करें तो आपको नाम ही बता रहा है कॉर्पोरेट लॉज में हमारे पास क्या कवर्ड होगा। तो इसके अंदर हमारा कंपनी लॉ कवर्ड होगा और ये होगा 60 मार्क्स का। और अगर हम दूसरे साथ में बात करें तो अदर जो हमने याद कवर करना है दैट इज अदर लॉज। अदर लॉज में हमारे पास जो वेटेज है दैट इज 40 मार्क्स। और इस 40 मार्क्स के लिए हमने यहाँ पर टोटल 4 अलग अलग एक्ट्स हैं जो हमें कवर करना पड़ते हैं। तो अगर मैं सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गाइस लगभग जो हमारा सिलेबस है वो सीए फाउंडेशन जैसे ही है। अगर आपने सीए फाउंडेशन में गौर किया हो तो वहां भी हमारे पास 5 एक्ट्स थे, यहाँ भी ब्रॉडली हमारे पास 5 ही यूनिट्स है। कंपनी एक्ट हमने कवर करना है, इसलिए उसकी वेटेज बढ़ गई है। फाउंडेशन लेवल की अगर हम बात करें तो अगर आपको याद हो तो हमने कितने सेक्शन किए थे फाउंडेशन के अंदर कंपनीज एक्ट के, फटाफट से मुझे बताएंगे कितने सेक्शन थे सर? यस, 10 सेक्शंस हम लोगों ने कवर किए थे अपने कंपनी एक्ट के अपने फाउंडेशन लेवल के ऊपर। तो यहाँ इंटर के अंदर हमने बाकी बचा हुआ आगे का कंपनी एक्ट कवर करना है। अभी भी एक कंप्लीट नहीं कराते हैं, यहाँ पर अराउंड 148 सेक्शन था, टू बी वेरी प्रिसाइज सेक्शन 148 तक कराते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले हमारे अदर लॉस के ऊपर तो मैंने आपको बताया जी टोटल हमारे पास यहाँ भी 5 ही यूनिट है, तो 4 यूनिट हैं जो आपके पास अदर लॉस के अंदर आते हैं। तो फ्रैंकली अगर मैं आपको कहूं कि सर ये कोई बहुत मुश्किल टॉपिक्स होंगे तभी इंटर के अंदर डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जस्ट ये सिलेबस डिवाइड करने का एक तरीका था कि कुछ सेक्शन, कुछ चैप्टर्स या कुछ एक्ट्स उन्होंने आपको फाउंडेशन पे पढ़ा दिए और कुछ एक्ट्स इंस्टीट्यूट समझ रहा है कि इंटर लेवल पे पढ़ा देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्ट मुश्किल है, जस्ट एक डिमार्केशन करना था, सिलेबस का डिवीजन करना, तो इस वजह से किया गया। अदर लॉस की हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर जो हमने पहला एक्ट पढ़ना है दैट इज वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो हम ऑलरेडी फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आए हैं। फाउंडेशन लेवल की आप बात करें तो फाउंडेशन लेवल के अंदर इसके अंदर हम सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, जो आपके सेक्शन 1 से लेके 75 तक थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट में आपने वो डैमेजेस वाले सेक्शन पढ़े थे, ऑर्डिनरी डैमेजेस से स्पेशल डैमेजेस, इस तरह की बात करी थी। तो उसके बाद सर सेक्शन 76 से अगर हम 123 की बात करेंगे तो ये सेक्शन 76 से 123 हमारा आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है ही नहीं सर। इसको हमने पढ़ा था फाउंडेशन में कि रिपील करके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया गया था। उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 3 अलग से चैप्टर्स हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ स्पेशल तरह के एक्ट हैं, ये कह लीजिए स्पेशल तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर किए हैं। तो ये 3 यूनिट या ये कह लीजिए 3 चैप्टर, 3 स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आपके सीए इंटर के सिलेबस में डाल दिए। कौन कौन से हैं लोग? एक मैंने आप लोगों को इसके डेमो नोट्स दे ही दिए हैं सर। एक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो पहले हमारे पास आएगा कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसकी वेटेज आगे है, जिसका सेक्शन है हमारे पास 124 से लेकर 147 तक। दूसरा हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, जो हमने कवर करना है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, ये हमारे पास कवर्ड है सेक्शन 148 से लेकर 181 तक। और लास्टली जो हमने यहां पे कवर करना है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, जो हमारा कवर्ड है सेक्शन 182 से लेकर सेक्शन 238 तक। और इससे आगे की हम बात करें तो सेक्शन 239 से आपके 266, ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है, लेकिन इनको रिपील करके इनको रिप्लेस कर दिया गया था बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये सारी बातें हम लोग फाउंडेशन लेवल पे पढ़ के आए हैं। 76 से 123 जो कट के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना था वो भी हमने वहां कवर किया था। 1 से 75 तो ऑब्वियसली कोर्स का पार्ट ही था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नाम से। सर 239 से लेकर 266 तक जो हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था, जो हमने सेक्शन 3 को रिपील करके क्या बना दिया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो ये हमने वहां पर कवर किया था। अब बाकी बचा हुआ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज
और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, ये उन्होंने डाले हैं इंटर लेवल पर। अगेन बच्चा मुझे कहता है कई बार कि सर ये मुश्किल होंगे तभी फाउंडेशन लेवल पर नहीं पढ़ाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम ये कहें कि मुश्किल है, जस्ट वहां पर वो थोड़ा सा लिमिटेड सिलेबस डालना चाहते थे क्योंकि साथ में वो आपको और एक्ट भी पढ़ा रहे थे, इस वजह से उन्होंने कुछ टॉपिक्स उठाकर यहाँ पर अदर लॉज नाम से डाल दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कुछ मुश्किल है, बिल्कुल सिंपल है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं तो ये आपके सीए इंटर के सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है, जहां पर आप ये केवल 3 चैप्टर्स कर बहुत लिमिटेड सा टाइम में, इसकी पेपर में अगर आप वेटेज देखेंगे तो ये 15 मार्क्स के लिए कवर्ड होता है। तो अराउंड 40 मार्क्स का जो हम कह रहे हैं अदर लॉज है, उसमें से 15 मार्क्स आपके कहां से आते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जहां केवल 3 छोटे छोटे चैप्टर हैं जो आपको क्या करने होते हैं, कवर करने होते हैं। अगर मैं वेटेज बोलूं, जनरली हमने देखा है कि 4 मार्क्स का सब में से एक क्वेश्चन आता है और 3 एमसीक्यूज आते हैं। अब इसके बारे में बात करेंगे कि आपका जो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज का पेपर है, और इसलिए इसके अंदर हमारे पास जो पैटर्न है उसके अंदर एक 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। और इसलिए मैं जनरली स्टूडेंट को कहता हूं कि जो आपका ये कह लीजिए कि सीए की जर्नी में लॉ है, वो आपको फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है, इंटर पे पढ़ाया जाता है, फाइनल में पढ़ाया जाता है। उसमें से फाउंडेशन लेवल वाला जो लॉ है वो सबसे मुश्किल लॉ है। इनफैक्ट मुश्किल इन द सेंस कि सर एक तो हम नए नए स्टूडेंट होते हैं, पहली बार लॉ पढ़ना सीख रहे होते हैं, लॉ की लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है, लिखना सीखना पड़ता है। और दूसरा सर वहां पर जो एग्जाम होता है ना, उसमें कहीं से भी एमसीक्यू नहीं पूछे जाते, कहीं से भी वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव हमें लिखवाते हैं, तो इसलिए वो पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सर हमने इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया, बीसी का एग्जाम दिया, तो अगर वो थ्योरी होते तो स्टूडेंट को लिखने के लिए हमें काफी मेहनत और करनी पड़ती, वो एमसीक्यू थे इसलिए आसानी से निकल गए। और अगर इसी तरह से लॉ में एमसीक्यू दी जाते तो काफी आसान हो जाता उसको क्लियर करना, लेकिन इन्होंने फाउंडेशन में आपको एमसीक्यू नहीं कराए। लेकिन जब आप इंटर लेवल पे आते हैं या इवन फाइनल लेवल पर जाते हैं, तो वहां आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली अब इंस्टीट्यूट इस बात को अप्रिशिएट करने लग गया है, ये मानने लग गया है कि आपने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है तो ऑब्वियसली आपको लिखना आ गया, आपने जो बेसिक एक इनिशियल सीखना था लॉ के बारे में, पढ़ना कैसे है, उसके बारे में लिखना कैसे है, उसके प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, ऑब्वियसली आप सीख गए हैं, तभी आप फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो इंटर लेवल पर अब ज्यादा उसके ऊपर जोर ना देके उसने क्या किया है, 30 मार्क्स का क्या डाल दिया है, एमसीक्यू डाल दिया है। अब इसके बारे में पैटर्न के बारे में आगे डिटेल में बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा जी, आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। आपके 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे इनके अंदर से, और एक आपके सब में से लगभग एक एमसीक्यू आ जाता है, तो अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। सेकंड यूनिट जो हमने कवर करना है यहां पर, दैट इज अगेन ज्यादातर स्टूडेंट इसके बारे में सुना होता है, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। अगेन अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो आप लोगों ने ये कहां पढ़ा हुआ होता है सर, 11th क्लास में, 12th क्लास में ना जब अकाउंट्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआर, बीपी, हमारा प्रॉमिसरी नोट, चेक्स। इनफैक्ट उसके आगे हमने अच्छे खासे इसकी काउंटिंग पढ़ते हैं कि सर ये आगे कई बार इंडोर्स कर दिए जाते हैं, फिर कई बार डिसऑनर हो जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उस सब की जनरल एंट्रीज वो सब आपने किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बिल्कुल नया वर्ड है आपके लिए। हाँ सर, वहां पर हमने उसको अकाउंटिंग एस्पेक्ट से पढ़ा था, यहां पर लॉ के अंदर वो आपसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अब लीगल एस्पेक्ट्स की बात करेगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए कैसे जाते हैं, उसकी पार्टीज क्या क्या होती हैं, वो कैसे इंडोर्स किए जाते हैं, फिर वो डिसऑनर हो जाते हैं, डिसऑनर के केस में पार्टीज की क्या लायबिलिटी होती है। तो प्रैक्टिकली अगर आप बात करेंगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में ब्रॉडली 3 तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कवर है। एक आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स और चेक। सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिकली हम मार्केट में देखते हैं यूज होता है वो सर इनमें से चेक होता है, और इनफैक्ट चेक के बारे में वो काफी डिटेल में बात करता है कि चेक कैसे बनाए जाते हैं, चेक की पार्टीज क्या होती हैं, चेक में बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने किसी को चेक दिया तो वो आपने एक वर्ड सुना होगा, हमने चेक क्लियरिंग में दिया है, तो क्लियरिंग में चेक देने का क्या मतलब होता है। चेक का डिसऑनर अगर हो जाए, यानी कि चेक जिसको आपने दिया वो चेक जाके बैंक में लगाता है और उसको पेमेंट सामने वाला बैंक कहता है कि नहीं दी जा सकती क्योंकि जिसने आपको ये चेक दिया उसके खाते में पैसे नहीं है, जिसको हम बोलते हैं ये बाउंस हो गया चेक। तो बाउंसिंग ऑफ चेक्स इंडियन लॉ के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए आपको पनिशमेंट दी जाती है, फाइन लगाए जाते हैं। तो इस तरह की बातें हमने कहां कवर करनी है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। तो काफी ये कह लीजिए कि प्रैक्टिकल बेस एक्ट है, खासकर जो चेक वाला पोर्शन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मार्केट के अंदर। जब आप बिजनेसेस में देखते हैं तो बहुत एक तरह से बड़ा इंटरेस्ट आता है पढ़ने में कि हाँ हम लोग काफी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इसके अंदर बातें कवर करेंगे, तो काफी डिटेल में इसको कवर करेंगे। यहां भी अगर वेटेज की बात करें तो हमारा 15 मार्क्स का कवरेज रखता है, 15 मार्क्स की वेटेज रखता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने 2 एक्ट इसके अंदर कवर करने हैं, दैट इज थर्ड हमारे पास आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, और दूसरा हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स
एंड डॉक्यूमेंट्स। तो पहले तो हमने देखा सर एक तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर करना है, उसके 3 चैप्टर्स 15 मार्क्स के लिए। फिर सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अराउंड वही 14-15 मार्क्स के लिए। और उसके बाद 2 यूनिट और हैं, जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये क्या है? अगर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स और डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो गाइस इसके अंदर हमने बेसिकली अगर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करें या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात भी करें तो नाम ही बता रहा है ये डील करता है एक्ट के इंटरप्रिटेशन के बारे में। अब एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्या होता है सर? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी एक्ट का करेक्ट मीनिंग निकालना। तो जनरली ये किसका काम होता है सर? हमने ना वो आपने पहली क्लास में पढ़ाया था फाउंडेशन में कि 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक जुडिशरी होती है, एक हमारे पास लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है। तो जनरली ये जो आपका इंटरप्रिटेशन का काम होता है ना, एक्ट का मीनिंग निकालना, ये काम होता है जुडिशरी का। तो सर हम जुडिशरी वाला काम करेंगे नहीं, हम इसमें कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कुछ तरीके देखेंगे कि जनरली एक्ट कैसे पढ़े जाते हैं। तो अगर हम जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करें बेटा, जनरल क्लॉजेज एक्ट में वो आपसे 2 चीजों के बारे में कवर करेगा, एक तो डेफिनेशंस एंड दूसरा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। अच्छा, पहले तो अगर मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात करूं या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की बात करूं तो दोनों की वेटेज कितनी है सर? ये हमारे पास एग्जाम में आते हैं दोनों मिलाकर 15 मार्क्स के। तो अगर आप देखेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में 15 का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अकेला अराउंड 14-15 मार्क्स का है, और ये दोनों मिला के उनके बराबर की वेटेज रखते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है जनरल क्लॉजेज एक्ट से 2-4 नंबर का फालतू आ जाता है, 10 नंबर का आ जाता है, इंटरप्रिटेशन में से 5 का आ जाता है, कई बार उल्टा हो जाता है। तो दोनों की मिला के वेटेज कितनी रहती है? 15 मार्क्स की रहती है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमारे पास कवर्ड क्या है? हमने कहा जिसके अंदर हमारे पास कवर्ड है कुछ जनरल डेफिनेशंस और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। हाँ जी, अच्छा 1 मिनट बेटा ब्रेक दीजिएगा, दोबारा से ज्वाइन करते हैं। उन्होंने कहा जी जनरल डेफिनेशन मतलब यह है कि आप कोई भी कानून पढ़ते हैं, सर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा, हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा, सब में देखा एक सेक्शन 2 था और सब में सेक्शन 2 एक ही काम कर रहा था सर, डेफिनेशनों की लाइन लगा देता था। तो सर हर एक्ट के लिए क्या होता था, एक डेफिनेशन कुछ वर्ड्स की दी जाती थी, जो वर्ड्स क्या कहते थे उस एक्ट के अंदर इस्तेमाल होते थे। अब कई एक्ट में बेटा हमने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जो ना वहां डिफाइंड नहीं थे और ना आपने उसका मीनिंग पूछा ना मैंने बताया। जैसे कि शब्द आया ईयर, मंथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑफिशियल गैजेट, एफिडेविट। सर ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कानून में इस्तेमाल हुए चले जा रहे हैं। आपने बोला था ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन आता है, आपने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, किसी ने पूछा ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट कहां डिफाइंड है, किसी ने ये पूछा ही नहीं ऑफिशियल गैजेट कहां डिफाइंड है। ये चीजें भी तो बता देते हैं, फिर लॉ के अंदर धड़ल्ले शब्द इस्तेमाल किए चले जा रहे हो। पहले सेक्शन में लिख देते हो कि दिस एक्ट शैल कम इनटू फोर्स जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट में। ना सेंट्रल गवर्नमेंट बताते क्या होता है, ना ऑफिशियल गैजेट बताते क्या होते हैं, और ये मान के चलते हैं कि बच्चे को पता होगा। सर ये मान के नहीं चलते, उन्हें पता है कि हमने जब आगे जाके छोटे छोटे शब्द भी सेक्शन 2 में डिफाइन किए हैं तो इतने बड़े बड़े घातक शब्द हमने पहले सेक्शन में लिख डाले, इनको कहीं ना कहीं तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो उनको इन्होंने एक्ट में डिफाइन करने की बजाय ये माना कि सर इन एक्ट को, इन शब्दों को एक्ट में इसलिए डिफाइन नहीं किया क्योंकि किस किस में डिफाइन करते हैं फिर इनको जाके। ये एक्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर एक्ट में क्या हो रहे होते हैं, इस्तेमाल हो रहे थे, यानी कि ये लॉ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, इसलिए इनको किसी एक्ट के तहत बांधा नहीं जा सकता। आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन देख के आए ना वो वेरी स्पेसिफिक थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। आपको वहां पर ऑफर, एक्सेप्टेंस, इस तरह की वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इनकी डेफिनेशनें दी और वो शब्द ना सर वही इस्तेमाल हो रहे थे। जब हमने कंपनी एक्ट पढ़ना शुरू किया ना वहां पर इन शब्दों का यूज होना बंद हो गया था। वहां पर सर कंपनी एक्ट ने अपनी डेफिनेशनें दी थी क्योंकि वहां पर उनके शब्द थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर जगह डिफाइंड होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक कॉमन लॉ बना दिया जनरल क्लॉजेज एक्ट, और उसमें बड़े सारे शब्दों की डेफिनेशनों की लाइन लगा दी और क्या कहा जी ये ऐसे शब्द हैं जो किसी कानून को पढ़ते समय भी अगर आपको मीनिंग ना मिले तो आप जनरल क्लॉजेज एक्ट उठाना, उसमें से इन जनरल डेफिनेशंस को पकड़ना और कहां लगा देना, उस एक्ट के अंदर लगा देना। यानी कि सर ये तो बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। यहां पर हमारे सामने कई सारे वर्ड्स की क्या रखेगा, डेफिनेशन रखेगा, और बेटा कई सारे वर्ड्स आएंगे। यहां वो ईयर डिफाइन करेगा, मंथ डिफाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। गुड फेथ शब्द हम पढ़ पढ़ के थक गए, उसने गुड फेथ में खरीदना, कहते हैं गुड फेथ होती क्या भला है, उसको भी तो डिफाइन करो। हम अभी तक अपनी मर्जी से मीनिंग निकाल लेते थे, गुड फेथ मतलब बेचारे ने
बिना किसी शक के खरीदा है, इसका मतलब गुड फेथ है। सबने यही दिमाग में निकाला, डिफाइन किसी ने नहीं करके दिया आपको गुड फेथ क्या होता है। अब वो डिफाइन करेगा जनरल क्लॉजेज एक्ट में गुड फेथ क्या है। और सर इस हिसाब से तो बहुत डेफिनेशन होंगी, सारी करनी पड़ेंगी यार। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, उसने कुछ लिमिटेड सी क्या की है आपके कोर्स में डाल दिया, और उसमें से कुछ लिमिटेड सी ऐसी हैं जो वो बार बार पूछता है, तो एक वो पोर्शन हो गया। अच्छा सर, फिर पूरे एक्ट में बस यही लिखा पड़ा है कि डेफिनेशन भरी पड़ी है? नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या कहा जी, डेफिनेशन तो होती ही होती हैं, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो हर कानून को पढ़ते समय यूज करना पड़ेगा। जैसे उसने आपको एक समस्या बताई, वो कहते हैं जी आप भारत का ना कोई भी कानून उठा लो, वहां लिखा होगा एक पर्सन ये ऑफेंस करेगा तो हम ये पनिशमेंट देंगे। जनरली हर कंपनी लॉ भी पढ़ोगे, वहां भी पनिशमेंट सी लिखी मिलेंगी। कानून का पर्पस ही क्या है सर? गलती के लिए पनिश करना। तो जितने भी कानून उठाओगे ना, वहां एक लैंग्वेज मिलेगी, इफ द पर्सन हैज कमिटेड दिस ऑफेंस ही शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन, जो इतना जाएगा, एंड एन इम्प्रिजनमेंट इतना। लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी, उन्होंने कहा ठीक है, यानी कि इतने की इम्प्रिजनमेंट होगी, इतने का क्या लगेगा? फाइन लगेगा। वहां प्रॉब्लम क्या है? हर एक्ट में लिखा हुआ है ही शैल बी पनिशेबल। उन्होंने कहा जी इस देश में सारे कानून करने की जिम्मेवारी ये आदमियों ने उठाई हुई है क्या? जहां लिखते हो ही शैल बी पनिशेबल, ये ही के साथ लाइन मार के आपको शी लिखने में क्यों तकलीफ है? और आप कोई कानून उठा लो बेटा, कहीं पर शी शैल बी पनिशेबल नहीं लिखा। हर जगह क्या लिखा है? अ पर्सन या ही शैल बी पनिशेबल। तो हमने कहा जी इसका मतलब तो फिर आप समझेंगे। हमने कहा नहीं नहीं सर, फिर ऐसा थोड़ी ना होता है। अंडरस्टूड मान के चलो कि जो पनिशमेंट ही के लिए लिखी है वही शी के लिए होगी, लेकिन बेटा वकीलों ने जान खा ली। जैसी उनकी क्लाइंट कोई फेमिनाइन या फीमेल निकलती थी, वो क्या कहते थे, एक्ट में तो क्या लिखा है, ही शैल बी पनिशेबल, बात ही खत्म। तो फिर तो केस ही नहीं बनता हमारा। तो उन्होंने कहा जी ये जो जगह जगह आपने ही लिख दिया है, इसका अब क्या सोल्यूशन है? उन्होंने कहा जी इसका सोल्यूशन यह है कि हम जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक सेक्शन डाल देते हैं जो सीधा सीधा लिखता है कि कोई भी एक्ट अगर मैस्कुलिन वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है तो अनलेस एंड अनटिल उस एक्ट को पढ़कर यह क्लियरली दिखे कि यह मैस्कुलिन शब्द ही बोलना चाहता है, उसके अंदर फेमिनाइन शब्द अपने आप इंक्लूड कर लेना। तो उन्होंने कहा जी जहां जहां ही लिखा हुआ है, अगर एक्ट इस तरह का है कि हां लगे कि यहां ही का मतलब स्पेसिफिकली ही है। जैसे कई एक्ट होते हैं बेटा, प्रैक्टिकली हम बात करें तो जितने भी हमारे देश में प्रॉपर्टी के सक्सेशन के एक्ट है ना, उनमें जनरली ही और शी में डिफरेंशिएट किया जाता है कि एक पर्सन की डेथ के बाद प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है, उसमें डिस्टिंग्विश है कि मेल्स में कैसे बढ़ती है और फीमेल्स में कैसे बढ़ती है। और होता भी है क्योंकि सर फीमेल में एक पॉइंट आता है कि अगर कोई फीमेल की डेथ होती है तो वहां पर दो फैमिलीज को हैंडल करना पड़ता है, एक जहां उसकी मैरिज हुई हुई और एक दूसरा उसके घर वाली फैमिली। तो सर उसमें प्रॉब्लम क्या आती है? वहां ही और शी में डिफरेंशिएट है। उन्होंने कहा इसका मतलब ये नहीं है जहां पर हम अलग से इनको डिफरेंशिएट करना चाहें वहां भी तुम क्या बोलना शुरू कर दो कि जो ही पे लग रहा है वो शी पे भी लगाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, जहां पर आपको लगता है कि कोई जेन्युइन कारण नहीं बनता डिफरेंशिएट करने का, वहां पर नॉर्मल रूल क्या है कि मैस्कुलिन वर्ड्स के साथ फेमिनाइन वर्ड्स आएंगे। ऐसी उन्होंने एक नई समस्या बताई। मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं कि जनरल क्लॉजेज एक्ट करता क्या है, बेसिकली बात क्या है, क्योंकि बाकियों के बारे में अंदाजा है आपको नेगोशिएबल सुनकर। उन्होंने एक प्रॉब्लम और बताई। उन्होंने कहा जी कई बार क्या होता है कुछ एक्ट्स के अंदर ना डिस्टेंस मेजर करने की बात की जाती है। मैंने कहा जैसे अभी आप इनकम टैक्स पढ़ना शुरू करेंगे सर, उसके अंदर क्या आएगा, वो आपको क्या कहेंगे कि मान लीजिए किसी पर्सन की जो लैंड है ना वो रूरल एरिया में है, तो अगर वो रूरल एरिया में उस लैंड के ऊपर कोई एग्रीकल्चर काम करता है या उसको बेच देता है, तो उसके ऊपर जो टैक्स आएगा ना उसको हम कम टैक्स लगाएंगे या उसको टैक्स लगाएंगे ही नहीं। तो वो वर्ड क्या करते हैं कि रूरल लैंड होनी चाहिए। हमने कहा जी ना व्हाट इज अ रूरल लैंड? उन्होंने कहा जी रूरल लैंड वो होती है जो किसी भी बड़ी सिटी से, बड़ी सिटी को डिफाइन करते हैं वो कि मान लो जो उसकी पॉपुलेशन ना 50 लाख से ऊपर है, तो मैंने कहा जी कोई भी ऐसी सिटी जहां पे 50 लाख की पॉपुलेशन है, अगर उससे 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर होगा ना वो एरिया, तो हम क्या कहेंगे, उसके 8 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई बड़ा शहर नहीं फंसता। इसका मतलब फिर वो एरिया कैसा है, वो रूरल एरिया। ठीक है जी, उन्होंने डिफाइन किया, आपने डेफिनेशन समझ ली। अब सवाल ये उठा ये 8 किलोमीटर मेजर कैसे करते हैं? मैंने कहा जी 8 किलोमीटर कैसे मेजर करते हैं, इसमें कौन सा तरीका है? आप एक जगह से बैठो, गाड़ी चलानी शुरू करो, दूसरी जगह पहुंचेगी, स्पीडोमीटर में देख लेना कितने मीटर लिखे हुए और इसमें कौन सी साइंस चाहिए।
वो कहते हैं इसमें साइंस चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के कई साधन है। सड़क जरूरी नहीं है सीधी जाती होगी सर, सड़क कई बार घूम के जाती है। दिल्ली में तो एक एक यूटर्न 4-4 किलोमीटर घूम जाते हैं कई बार। तो सर फिर अगर आप ये तरीका अपनाओगे कि एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से गए तो कितने किलोमीटर बने, बोलिए ये तो काम। और सर ये प्लेन एरियाज में तो फिर भी समझ आ जाएगा, गलती से आप पहाड़ों में चले जाओ सर, वहां तो एक चीज यहां दिख रही होती है, जब आप पहुंचना शुरू करते हो वो इतनी घुमाता है वो आपको, उसके आसपास आपको चलता है, ये तो 20 किलोमीटर लग गए। तो हमने कहा जी 8 किलोमीटर मेजर करना भी एक तरीका होगा। तो आप समझ रहे हैं बेसिकली वो किन प्रॉब्लम्स को टच कर रहा है। वो ऐसी प्रॉब्लम्स को टच कर रहा है जो एक एक्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो ऐसी प्रॉब्लम्स को टच कर रहा है जो बड़ी जनरल प्रॉब्लम्स हैं कि सर ये किसी कानून में किसी समय भी अराइज हो सकती हैं कि किसी डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे। तो उसने कहा जी डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका ये नहीं होता कि ट्रेन से कैसे पहुंचोगे, प्लेन से कैसे पहुंचोगे, या सड़कें कैसे बनी हुई हैं। उसका सीधा सा तरीका उन्होंने बोला जी, इसका सीधा तरीका क्या है, एक मैप उठाओ, उस मैप के ऊपर ना दोनों जगहों के ऊपर मार्क कर लो और उनको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रख के देखो कि अगर इनके बीच में एक बर्ड उड़ के जाए, बर्ड आई व्यू बोलते हैं उसको, सीधा बिल्कुल जोड़ दिया जाए इनको आपस में, तो कितनी देर लगेगी। यानी कि एक पॉइंट यहां रखो, एक पॉइंट यहां रखो, उनके बीच में क्या मेजर करो, हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस मेजर करो। ये तरीका है, अनलेस एंड अनटिल क्या हो, कोई और तरीका बताया गया हो। तो हमने कहा जी बेसिकली जनरल क्लॉजेज एक्ट क्या कह रहा है, ऐसे कई एग्जांपल और आएंगे, कई समस्याओं को हैंडल करेगा कि सर कई जगह क्या होता है कि हमें ना कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है 30 डेज में, 20 डेज में, आखिरी दिन ना वो ऑफिस बंद हो जाता है, फिर क्या करें। तो उसने उसका सोल्यूशन बताया हुआ है। अब हर एक्ट में ना ये बातें बार बार रिपीट नहीं की जाती, हर एक्चुअली किसी एक्ट में बताया नहीं गया, वो सारी समस्याएं कहां हैंडल कर दी गई, जनरल क्लॉजेज एक्ट में। तो सर ये पर्पस है हमारे जनरल क्लॉजेज एक्ट को लाने का। ऐसा ही ये तो बेटा एक्ट है, इसके साथ मैंने नीचे कुछ और लिखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये क्या है सर, इसके आगे एक्ट तो नहीं लिखा, इसका मतलब ये कोई पास किया हुआ कानून नहीं है। अब ये क्या बच गया उनके पास, उन्होंने कहा जी कुछ काम तो एक्ट में लिख दिए गए कि ऐसे करना चाहिए। अभी भी कई समस्याएं ऐसी थी जो जुडिशरी के सामने रोज आती थी जब वो कानून पढ़ने बैठते थे। तो उन्होंने क्या किया, कानून पढ़ने के लिए उसका करेक्ट मीनिंग निकालने के लिए ना कुछ अपने लिए खुद प्रिंसिपल्स डेवलप किए कि कानून कैसे पढ़ा जाना चाहिए। उन प्रिंसिपल्स को वो आपको पढ़ाता है। अब ये काम ना पहले वो फाइनल में करता था, उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा, उसने कहा जी ये चीज किसको पढ़ाऊंगा, इंटर के बच्चों को पढ़ाऊंगा। फाइनल में भी एक सवाल आते थे 5 नंबर के, यहां पे घूम फिर के क्या आता है सर, एक सवाल आता है, 2-3 एमसीक्यू आता है, वेटेज वो बराबर रखता है। वो कहता है नहीं फाइनल वाले में भी उतना पूछूंगा, इंटर में भी उतना पूछूंगा। अच्छा इसमें से ना एक प्रिंसिपल हम पढ़ के आए हुए हैं, अब मुझे नहीं पता मेरे बच्चों में से कितनों को, अपनों को तो मैंने पढ़ाया था भाई, बाहर वालों को तो मैं नहीं मान सकता। बेटा देखना अभी अपने वाले ही बेइज्जती कराएंगे, तभी देखना, ज्यादा डर इन्हीं से लगता है। हम एक प्रिंसिपल पढ़ के आए थे, अ प्रिंसिपल ऑफ एजस्टम जनरिस। सर ये क्या प्रिंसिपल था, मैं पूछ ही नहीं रहा बेटा तुमसे, मुझे अपनी बेइज्जती कराने का शौक थोड़ी ना है कि मैं तुमसे पूछूं बताओ क्या प्रिंसिपल है। ना 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 मैंने पूछा ही नहीं, मैं बता रहा हूं, मुझे पता है कि क्या हालात है। हमने कहा जी एजस्टम जनरिस का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, इस प्रिंसिपल में ना कुछ इस तरह की बातें थी। आया कहां था है भाई, किसी को याद कहां पढ़ा था, देखो। तो आप बिल्कुल इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि सर यहां कुछ बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने पहले इसी टीचर से पढ़ा हुआ है, हालात आपके सामने। तो इसमें क्या है, एजस्टम जनरिस का प्रिंसिपल क्या है बेटा, ये आता है कंपनी लॉ के अंदर, वहां पर आपका एक केस आता है, अल्ट्रा वायर्स के अंदर केस आता है, जहां पर हम इस तरह की बात करते हैं। एजस्टम जनरिस कहता है क्या, मैं मेन प्रिंसिपल पे आ जाता हूं। उन्होंने कहा जी कई बार क्या होते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, कई बार क्या होता है आपके एक्ट में ना कई सारे स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो बेटा उन्होंने ना कुछ एनिमल्स के नाम लिखे, काउज, डॉग्स, शीप, गोट एंड अदर एनिमल्स। हो सकता है सर कोई ऐसा एक्ट होगा जो एनिमल्स के लिए किसी काम को रेगुलेट करता होगा, तो उन्होंने कुछ एनिमल्स के वहां नाम लिखे, काउज, डॉग, शीप, गोट एंड अदर एनिमल्स। अब सवाल ये वैसे है बेटा जहां पर आप कई बार क्या लिखते हैं ना, 4 चीजें आपको याद आती हैं, लास्ट में आप कॉमा डाल के एक्सेट्रा लिख मारते हैं कि बाकी अपने आप देख लो, ठीक ठीक लगा लेना। तो हमने कहा जी ये ठीक ठीक लगा लेना को अब कई बार एक्ट में भी लिख दिया जाता है
क्योंकि एक्ट भी एक अब बेटा वो जानवरों की लिस्ट तो बनाने बैठ नहीं जाएगा वहां, उसने 4 नाम लिखे और बाकी का लिख दिया एंड अदर एनिमल्स। अब जब ये अदर एनिमल शब्द पढ़ने की बात आई तो जुडिशरी के सामने सवाल उठा, ये अदर एनिमल्स कौन कौन हो सकते हैं। उन्होंने कहा जी जब आप इस तरह का कोई लॉ पढ़ेंगे ना जहां पर कई सारे शब्द लिखे हुए हो जो बड़े स्पेसिफिक हों, ये कोई जनरल वर्ड नहीं है, काऊ का मतलब क्या होता है, डॉग का मतलब क्या होता है हमें पता है, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, और उसके बाद सर एक जनरल वर्ड आ जाता है अदर एनिमल्स। आप इस जनरल शब्द का वही मीनिंग निकालेंगे जो पहले इन स्पेसिफिक वर्ड्स का मीनिंग निकल रहा था। मैंने कहा इसका मतलब, उन्होंने कहा जी जब आप काऊ, डॉग, शीप, गोट पढ़ते हैं ना और सडनली आपको कोई अदर एनिमल्स बोलता है तो क्या इसके अंदर हम लायन और टाइगर जैसे एनिमल्स को इंक्लूड कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं सर, ये बड़े शरीफ किस्म के जानवर हैं, ये ह्यूमन बींग्स के बीच घुल मिल के रहते हैं, और फिर ये जानवर ऐसे हैं सर जिनसे ह्यूमन बींग्स दूर भागने की कोशिश करते हैं कि ये घुल मिल के रहने वाले नहीं है। तो हमने कहा जी जब आप यहां पर बाकी एनिमल्स अदर सर्च कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली उसके अंदर किस तरह के एनिमल्स आएंगे? सर वो एनिमल जो डोमेस्टिक नेचर के हों। और इसी प्रिंसिपल को जो बड़े सिंपल भाषा में हमने समझ लिया, इस प्रिंसिपल को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टम जनरिस। एडजस्टम जनरिस का मतलब, हमने कहा जी कई सारे वर्ड्स जब एक जनरल वर्ड से फॉलो कराए जाते हैं उस जनरल वर्ड का मीनिंग उसी जीन का होना चाहिए। जीन समझते हैं, बायोलॉजी का वर्ड होता है ये जीनस, जीनस मतलब एक ही जगह से निकला हुआ। तो हमने कहा जी एक ही जीन के होने चाहिए जो कि पहले वाले वर्ड्स का, यानी कि उनका मीनिंग बिल्कुल सिमिलर निकाले हैं जैसे पुरानी क्लास का हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टम जनरिस। प्रिंसिपल का मतलब आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकली इंटरप्रिटेशन बात किस बारे में कर रहा है। ये कानून पढ़ते समय ना ऐसी दिक्कतें आएंगी जहां पर आपको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग निकाले, और इसलिए हम कहते हैं जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, मतलब क्योंकि ये काम बेटा जुडिशरी का है, जहां अदर एनिमल्स में उसको जजमेंट देनी पड़ेगी कि ये एनिमल यहां फिट होता है कि नहीं होता है। तो ये अल्टीमेटली किस गाइड से करेंगे, उन्होंने कहा जी प्रिंसिपल क्या इस्तेमाल किया जाएगा, एडजस्टम जनरिस। ऐसे ही कई सारे प्रिंसिपल्स इन्होंने क्या किए हैं इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ये हो गया हमारा सिलेबस किसका, अदर लॉस का। तो सर 40 मार्क्स का ये है। फिर हम आगे किसके अंदर, कॉर्पोरेट लॉस के अंदर। सिंपल सी बात है, यहां पर क्या करना है हमने, कंपनीज एक्ट कवर करना है। कंपनीज एक्ट के बारे में थोड़ा सा ज्ञान तो आप लोगों को है ही। कितने सेक्शन है कंपनी लॉ के अंदर? हाँ जी 470 सेक्शंस हैं। कितने चैप्टर्स में बटे हुए हैं? 29 चैप्टर्स में बटे हुए हैं। साथ में आपके पास 7 शेड्यूल्स लगे हुए हैं। फाउंडेशन में कितना पढ़ के आए थे? सिर्फ सेक्शन 10 तक पढ़ के आए थे, जो लास्ट सेक्शन आपको पढ़ाया गया था, बाइंडिंग इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। बोलो हाँ, एज्यूम मान के चलता हूं कि याद होगा। तो सर इंटर के अंदर सर कहानी क्या है हमारे पास, हमें सेक्शन 1 से लेकर 148 तक पढ़ना है। इसका मतलब सर 1 से 10 दोबारा रिपीट होगा। यस 1 से 10 वो दोबारा क्या करता है, पढ़ाता है, क्योंकि वो इस असम्पशन पे नहीं चलता कि तुम्हें आता होगा। वो मानता है कि कितने होनहार बच्चे हैं, सब भूल गए होंगे, तो वो दोबारा 1 से 10 पढ़ाता है, जिसमें ऑब्वियसली कुछ बातें नई भी जोड़ता है। अब आपको रियलाइज हम बताएंगे कि फाउंडेशन में हम आपको कुछ सेक्शन के पहलू ना छुपा जाते थे, बताते ही नहीं थे, क्योंकि वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं होता था। अभी भी आपने 1 से 10 जो पढ़ा हुआ है ना, उसमें कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जो आपको अधूरे पढ़ाए हैं, क्योंकि वो सिलेबस की फाउंडेशन थी कि वो उतना पढ़ाने को बोलता है। जैसे सेक्शन 4 था, बोलो हाँ, हाँ क्या था उसमें, एमओए। सर उसमें हमने एमओए के ना कंटेंट याद करे थे, नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, इस तरह की बातें थी। बेटा वो सेक्शन 4 का ना सिर्फ एक टुकड़ा है। सेक्शन 4 में 2 बातें और भी हैं कि नाम कैसे अप्लाई करते हैं, नाम सिलेक्ट करते समय क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती हैं। हम आपको ये बात फाउंडेशन में बताते ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 4 का वो वाला पार्ट उन्होंने सिलेबस में नहीं डाला। तो सर ये 1 से 10 ना बेकार नहीं है। आप ये कहेंगे कि रिवाइज करा रहे हैं, नहीं, वो रिवाइज नहीं करा रहे, वो नई बातें भी पढ़ा रहे हैं, और इन 1 से 10 को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं पेपर में। अभी भी वो स्मॉल कंपनी का क्वेश्चन पूछता है इंटर के पेपर में, हर बार पेपर में क्वेश्चन होता है। ओपीसी से क्वेश्चन पूछता है, सेक्शन 8 से क्वेश्चन पूछता है। जो सवाल वो आपसे पूछता है वही सेम सवाल वो तो कहां पूछ रहा होता है, इंटर में भी पूछ रहा था, होल्डिंग है या नहीं है, सब्सिडरी है या नहीं है, वो सवाल पूछता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1 की 10 की कोई इंपॉर्टेंस कम हुई है, वो दोबारा उसके ऊपर पूरी इंपॉर्टेंस देता है। और उसके अलावा वो आपको क्या करता है, आगे 11 से लेकर
148 सेक्शन तक लेके जाता है। अगेन सर वो हमें पूरा नहीं पढ़ाता, वो सिर्फ क्या करता है 470 की जगह कहां रुक जाता है 148 पे। मुझे नहीं समझ आया बेटा ये एक एक्ट पढ़ाने का कौन सा तरीका है कि 10 एक जगह पढ़ा दो, फिर बचे हुए 138 एक जगह पढ़ा दो, फिर बचे हुए कहीं और पढ़ा दो। अब इससे पता है प्रॉब्लम क्या आती है, आप लोगों का कंपनी एक्ट ना बहुत वीक रह जाता है। रीजन क्यों सर, हम लोग पैदा हुए हैं गजनी वाली मेमोरी लेके, सारी चीजें ना भूलने का इतिहास हमने ही पूरा करना होता है। तो होता क्या है, आप इंटर तक 148 पढ़ते हो, अभी भी आप समझते हैं बीच में बस 15 दिन का गैप आता है और आधी चीजें गायब होनी शुरू हो जाती हैं। जब आप इंटर के बाद फाइनल की तैयारी शुरू करते हो ना, 2 साल का गैप आता है। जब आप ट्रेनिंग करने जाते हैं आर्टिकलशिप में, और उस दौरान ना आप किताब के आसपास भटकते भी नहीं हो अपनी, आपके जीवन में ऑलरेडी आप पिछले 3 साल में इतना परेशान हो चुके होते हो, आप कहते हो जी तो लूं जिंदगी, सडनली वो एटीट्यूड आ जाता है आर्टिकलशिप में कि जिंदगी जी लें, फिर सडनली याद आता है कि पूरी जीने की जरूरत नहीं है, अभी तो फाइनल के एग्जाम देने हैं, तो थोड़ा सा और वापस आना पड़ता है। फिर जब दोबारा फाइनल के टीचर के आगे बैठते हैं ना, वो बोलता है बोलो 1 से 48 याद, आप कहते हो 1 से 148, हाँ सुने सुने से तो लग रहे हैं थोड़े थोड़े। फिर होता क्या है, उसके पास भी टाइम नहीं होता कि 1 से 148 पढ़ाए। वो क्या कहता है, मैंने माना तुम्हें आते हैं, तुम कहते हो हाँ आते हैं, 149 से बात आगे शुरू हो जाती है। अब बेटा ये मानने वाला काम क्लासों में तो चल जाता है, क्लाइंट आएगा वो कहे, उसे कहेंगे तू मान ले मुझे आता है ऐसा तो नहीं चलेगा। तो सर फिर प्रॉब्लम वही आती है कि कंपनी लोग ना इस चक्कर में क्या रह जाता है, वीक रह जाता है, क्योंकि आपने ना उनको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा हुआ है। अब उसी बात को बेटा करेक्ट किया जा रहा है नए सिलेबस में, उनको अब जाके बात रियलाइज हो रही है कि दिक्कत क्या आ रही है, या तो एक साथ पढ़ा दो या फिर मत ही पढ़ाओ। ये कौन सी बेइज्जती है कि बच्चा मान के भी चलता है मुझे आता है और आता भी नहीं होता, इससे अच्छा फिर वो ये मान के चले कि हमें पढ़ाया ही नहीं। ऐसे बेटा कई कानून है जो आप बाहर मार्केट में जाएंगे और आपको रियलाइज होगा कि यार ये भी तो यूज होता है, ये तो पढ़ाया नहीं। जैसे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक एक्ट है, वो आपको नहीं पढ़ाता। जितने भी मार्केट में प्रॉपर्टियां बिकती है ना, रजिस्ट्रियां होती हैं, वो सारी उसी के अंदर होती हैं। एज चार्टेड अकाउंटेंट हमें वो कानून नहीं पढ़ाते, बाहर जाके बंदा बच्चा खुद सीखता है। ऐसी मार्केट में एक एक्ट है चैरिटेबल सोसाइटीज एक्ट, बहुत सारी चैरिटेबल सोसाइटियां काम करती हैं बाहर, कोई ट्रस्ट के फॉर्म में काम कर रही है, कोई स्कूल चला रही है, कोई मंदिर चला रही है। सर इन सबके क्या करने पड़ते हैं, ऑडिट हमें करने पड़ते हैं, हमें चैरिटेबल सोसाइटी एक्ट नहीं पढ़ाता इंस्टीट्यूट। तो बच्चा ये कहता है कि इंस्टीट्यूट ना इतना पढ़ाता है, परेशान करके रखा हुआ है, सारे सिलेबस डाल रखे हैं। बनने के बाद बेटा पता चलता है कि अभी तो बहुत कुछ नहीं पढ़ाता है, अगर वो भी पढ़ा देता तो जो हम यहां तक पहुंच गए पास करके, शायद आफत आ जाती। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको बहुत पढ़ाता है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आप बाद में सीखते हैं। तो पॉइंट ये है कि सर इससे अच्छा है या तो पूरा पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन वही है अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा है वही है। तो 1 से 148 तक हमने कवर करना है। अच्छा ये कितने चैप्टर्स हैं, ये हमारे 10 चैप्टर्स हैं। तो कंपनी एक्ट के पहले 10 चैप्टर हमारे सिलेबस में आउट ऑफ 29, आधा भी नहीं पढ़ा रहा। 29 में से कितने चैप्टर पढ़ा रहा है, केवल 10 चैप्टर्स पढ़ा रहा है। बाकी सारे चैप्टर्स कहां डाले गए हैं, फाइनल के कोर्स में डालेंगे। अच्छा सर वहां से 1 से लेकर 470 होता होगा, नहीं वहां क्या है 149 से लेकर 470 तक, क्योंकि अगर 1 से 470 डाल देता ना, और कुछ होना हो तुम रो देते कि सर पुराना तो कुछ याद है नहीं। ऐसी हरकतें ना बेटा सीएस में होती हैं, वहां वो सारा एक्ट एक साथ पढ़ाता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि जो कंपनी सेक्रेटरीज है ना, वो कंपनी लॉ के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो 2 बार पढ़ते हैं, एक बार फाउंडेशन, एक बार इंटर में पूरा कंपनी लॉ पढ़ते हैं, फिर अपने फाइनल में जाके दोबारा क्या करते हैं, दोबारा से उसको पढ़ते हैं। हम ये मेहनत ना टैक्स पर करते हैं, और इसलिए यह कहा जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक्सपर्ट फील्ड क्या होती है, टैक्सेशन होती है, ऑडिट होती है। क्योंकि वो ऑडिट लगभग टैक्सेशन सारा कहां पढ़ जाते हैं, इंटर में, और दोबारा फिर उस बात को कहां पढ़ते हैं जाके, और डिटेल में फाइनल में। जो काम वो कंपनी लॉ के साथ करते हैं, हम उस काम को कहां करते हैं, टैक्सेशन के साथ। इसलिए वो एक्सपर्टीज की फील्ड खड़ी हो गई है। ऐसा तो है नहीं कि वो जब घुसे थे तो उनको कंपनी लॉ आता था, या आप जब यहां घुसे हैं तो आपको टैक्स आता है। पहली टैक्स की क्लास आपने परसों ही लिया, अभी कल लिया इनफैक्ट। तो सर तो कल क्या करने आए थे, अच्छा कल कुछ आए होंगे ना। तो हमने क्या कहा जी, प्रैक्टिकली उन्होंने सिर्फ एक फोकस एरिया बनाया हुआ है, इसका ये बंटवारे के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा इसकी बात करें तो सर 60 मार्क्स की वेटेज है। अगर आप यहां बात करें तो ये 40 की थी,
सर 40 का जब आपने टोटल बनाया तो क्या बन रहा है 15 15 15 45 बना दिया। रीजन आप समझ गए होंगे। सर वो एग्जाम का पैटर्न ऐसा होगा कि एक चॉइसेस चल रही होंगी फिर जैसे फाउंडेशन में चल रही थी। हाँ हाँ, यहां हम आ रहे हैं जरा पैटर्न पे। इतना यूनिक पैटर्न एग्जाम का कि पूछो मत। हुआ क्या, रीजन बताता हूं पैटर्न के पीछे। पहले बेटा एग्जाम का पैटर्न ना आपसे इस इंटर से पहले होता था आईपीसी, शायद सुना होगा। सीपीटी के बाद आईपीसी करके होता, आईपीसीसी बोलते थे लोग उसे। हाँ, तो आईपीसीसी में भी क्या होता था, यही पेपर होते थे। उसमें भी सर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम था, कोई बहुत फर्क नहीं था। वहां पर वो क्या करते थे, वहां एमसीक्यू नहीं होता था। वहां पूरा का पूरा क्या होता था, थ्योरी बेस्ड पेपर होता था। जनरली सबसे बड़ी आफत, अच्छा कितने बच्चों का लॉ का पेपर पूरा नहीं हुआ, फाउंडेशन में नहीं पूरा हुआ? कईयों का हो जाता है। अकाउंट्स का हुआ था? किसका? वही बात है, किसी का अकाउंट्स हो जाता है, किसी का लॉ का नहीं होता, तो बेसिकली दिक्कतें रहती हैं। मैथ का तो सर हम कोशिश ही नहीं करते, तो पूछो ही मत। वहां तो बच्चा जाते ही इस एटीट्यूड के साथ है, मुझे 65 आते थे, मैं 65 करके आया। मुझे 70 आते थे, मुझे 70 करके। 80% बच्चे इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं वहां पर, तो मैं बात ही नहीं करता उसके बारे में। वो आप कराए बस ठीक है, खुशी मनाओ, बस भगवान से दुआ करो कि पास हो जाओ, बिकॉज प्रैक्टिकली अब वो आगे कहीं इस्तेमाल नहीं होने वाला। तो हो गया, उसका जो मैट्रिक्स बनाई थी, डिफरेंशिएशन करी थी, उस ज्ञान को किसी कोने में संभाल कर रखो, कभी जिंदगी में काम आएगा तो यूज कर लेना उसको। प्रैक्टिकली सीए करते समय कहीं इस्तेमाल नहीं आएगा उसका। तो सर लॉ के पेपर में हमने एक दिक्कत देख ली कि पूरा करने में प्रॉब्लम आती थी। और ये तब था जब आपके साथ अभी यहाँ पे इंग्लिश थी, जिसके अंदर अभी भी वो एमसीक्यूज थे थोड़े बहुत की सिनोनिम्स एंटोनिम्स करके, वो उन्होंने फ्री में आपके 2-4 नंबर वाला काम तो कर दिया। उसकी जगह भी अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन होता तो और 5-10 मिनट फालतू लेता वो पूरा करने में। यही प्रॉब्लम पहले आईपीसी में आती थी, बच्चा बेटा बाहर रोता हुआ निकलता था कि 80 का अटेम्प्ट हुआ, 85 का अटेम्प्ट हुआ। और थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप 80-85 का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं ना, तो वो पास करने की मुश्किल और बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप यहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 40 अटेम्प्ट करके आया तो 40 आ जाएंगे। यहाँ जितना आप अटेम्प्ट करके आते हैं उसकी उम्मीद करके चलते हैं कि 60-70% ही बनेगा, क्योंकि लो है। टीचर भी ऑब्वियसली 4 में से 4 नहीं डालता रहेगा हर जगह बैठ के, वो अच्छे आंसर भी क्या ही डालेगा, वो 3 ही डालेगा। तो असर हमें इतना तो स्कोप लगता है। तो होता क्या था, ये पेपर पूरा नहीं होता। फिर आया एमसीक्यू। एमसीक्यू इतना बड़ा वरदान साबित हुआ। पहली बार जब एमसीक्यू वाला पेपर आया, सारे के सारे बच्चे 100% पेपर अटेम्प्ट करके आए। रीजन मैं बताता हूं, क्योंकि सर 30 मार्क्स के एमसीक्यू अटेम्प्ट करना और उसी 30 मार्क्स के लिए रिटर्न क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, जमीन आसमान का अंतर है टाइम लिमिट में। सर 30 मार्क्स के एमसीक्यू होता है ना, जो रीडिंग टाइम आता है ना, बच्चा उसी में निपटा मारता है। आपको इन पेपरों में ना 15 मिनट का पहले रीडिंग टाइम मिलता है। बच्चा कहता है भाड़ में क्या पेपर रीड करना, जिसके सारे पास होने आया हूं, पहले वो तो पढ़ूं। तो और क्या, उसको कहता है पहले इसको निपटाऊं। तो 30 मिनट्स में वो क्या, 30 सेकंड, वो 30 मिनट्स में क्या, वो 15 मिनट में क्या करता है, उसके आंसर मन में तैयार कर लेता है। जैसी शीट आती है पहले तो वो काम निपटाता है। ये हुआ सर इफेक्टिवली। फिर मेरे हाथ में क्या रह जाते हैं, 3 घंटे 70 मिनट का पेपर, 70 नंबर का पेपर। तो पेपर पूरा हुआ। पहली बार बच्चा, मैंने कहा जी पेपर पूरा हो गया, कहता सर पूरा? मैं बकायदा 2 बार रिवाइज करके आया, मैंने नीचे अंडरलाइन भी किया इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। आपने कहा था ना केस लॉ टीचर को दिखाना होता है, मैं हर केस लॉ के नीचे लाइन मार के आया हूं। मैंने कहा वाह जी, पहले तो बच्चा कहता है लिखने का टाइम नहीं मिला, अब ये कह रहा है कि पेपर पूरा हो गया, मैं लाइनें मार रहा हूं उसके अंदर बैठ के। बेटा अभी प्रैक्टिकली होता है क्या, मैं बताऊं, आधा तो पेपर बच्चे को पूरा क्यों नहीं होता था। एक हमारे पास ना प्रजाति बच्चे हैं, स्पीशीज बोलता हूं मैं उन्हें, वो ना घर से एक लंबा स्केल निकाल के लेके जाते हैं। जैसे ही शीट मिलती है ना, वो कहते हैं क्वेश्चन पेपर रख साइड। पहले वो अपने एक स्केल निकालते हैं और एक लाइन इधर मारते हैं, एक लाइन इधर मारते हैं। उनको 52 शीटों की शीट दे दो, उनको 108 की दे दो, वो पेपर तब तक शुरू नहीं करते जब तक वो रेलवे ट्रैक तैयार ना कर दे कि मेरा आंसर इसी के अंदर लिखा जाएगा, इससे बाहर नहीं लिखा जाएगा। ये ट्रेनिंग पता कहां से आती है, स्कूल से। उन्होंने क्या था, ज्ञाना लाइन मार के आना, टीचर तुम्हें इसमें नंबर देगा। जैसे कि ये लाइन नहीं होगी तो टीचर कहेगा नहीं नंबर कहां दूं। अब बेटा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, आपका पेपर इलेक्ट्रॉनिकली चेक होता है, पेन पेपर इस्तेमाल ही नहीं होता, स्कैन्ड कॉपी जाती है एग्जामिनर के पास। कंप्यूटर के ऊपर नंबर डालने के लिए साइड में उस क्वेश्चन पे बॉक्स बना हुआ आता है, अब वो उसके अंदर टाइप करके डालता है 4 नंबर। तुम बनाते रहो अपनी रेलवे ट्रैक, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे सिर्फ क्या करते हो आप, पेपर में टाइम वेस्ट करते हो। तो ये हरकतें मत करना, नॉर्मल लिख लेना, काम चल जाता है। तो ये बात मैं पहले दिन ही क्लियर कर दूं, अभी भी किसी ने हरकतें करनी हो तो ये काम मत करना, कुछ नहीं होता इन चीजों से पेपरों में। अच्छा फिर सर ये पूरा होना शुरू हो गया। अब इंस्टीट्यूट को बेटा जैसे ही पता चला
कि बच्चा इतना खुशी खुशी बाहर निकल रहा है ये कहता हुआ कि मेरा पेपर पूरा हो गया। उसने कहा ये तो सीए के इंस्टीट्यूट के ऊपर ही दबा है कि मैंने पेपर बनाया और मेरा 100% बच्चा। आपको मैं अभी यहाँ 5 चारों पेपर का पूछूं ना, चारों में से एक पेपर में पूरा हाथ खड़ा नहीं होगा कि मेरे 100 के 100 पूरे हुए थे। आप ये कहो कि सारे बच्चे किसी एक पेपर में यूनानिमसली कह दें कि हाँ मैं पूरा पेपर पूरा करके आया था, बिकॉज सीए में नहीं होता है। तुम्हारा हुआ ना, सबका नहीं हुआ। कोई है ना, किसी ना किसी का कोई ना पेपर छूट जाता है और ये नॉर्मल बात है। दिस इज हाउ सीए एग्जाम्स वर्क। कि आप ये मान के चलते हैं पेपर छूटता है और इंटर फाइनल में जाते जाओ, वहां तो बच्चा घर से मेंटली प्रिपेयर होकर जाता है कि 10-15 का तो छूटेगा, कौन सा 100 का अटेम्प्ट करने जा रहा हूं। तो सर होता क्या था, जैसे ही आपका पैटर्न बदला, उन्होंने पैटर्न अगली बार ऐसा बनाया कि ये 70 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में पूरे करने में भी बच्चे के पसीने छूट गए। उन्होंने कहा तुम्हें किसने कहा 70 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में नहीं बनाया जा सकता, हम बना के दिखाते हैं। और पैटर्न देखिए कैसा बनाया। उन्होंने पहले कहा जी पहले तो आपके पेपर में क्या आएगा, 2 सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन ए 30 मार्क्स का, एक सेक्शन बी 70 मार्क्स का। मैंने कहा जी ये क्या है, उन्होंने कहा जी ये होगा एमसीक्यू, जिसके लिए हम आपको एक अलग से क्वेश्चन पेपर देंगे, एक अलग से ओएमआर शीट देंगे। आपको ओएमआर शीट में भरना है, क्वेश्चन पेपर भी साथ के साथ क्या करना है, वापस देना है, जैसे आप लोग अभी करके आए हैं साथ को। तो ये सिस्टम चलेगा। दूसरे के लिए हम आपको एक सेक्शन बी का क्वेश्चन पेपर अलग पकड़ाएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 70 मार्क्स का पेपर बात करेंगे। अब इसके अंदर आपके पास बेटा 5 क्वेश्चन आएंगे थ्योरी के। हमें पता तो हो हम बेसिकली क्या तैयार करने बैठे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, इस बात पे डिपेंडेंट होता है। अल्टीमेटली बेटा यहाँ ज्ञान लेने के साथ साथ प्राइमरी पर्पस तो क्या है, पास हो जाना है। कि ये पास हो जाए, ज्ञान तो और भी बड़े तरीकों से मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको सीए के इस युद्ध में आने की जरूरत नहीं थी जो आप लड़ रहे हैं। तो यहां पर आप समझेंगे मार्क्स लेना एक ऑब्जेक्टिव है। तो सर प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं जी, 5 क्वेश्चन पेपर, 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या होता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। और यहां से पैटर्न का नयापन शुरू हुआ। मैंने कहा जी कितने मार्क्स का आता है, वो कहता है 19 मार्क्स का। मैंने कहा है 19 मार्क्स का भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है? उसने कहा तो तुम देखते जाओ पैटर्न क्या बनाएंगे। 19 मार्क्स का उन्होंने पेपर बनाया और 19 मार्क्स के अंदर उसने क्या किया। मैंने कहा जी फिर 19 मार्क्स को बांटोगे कैसे। उसने कहा जी 19 मार्क्स में आएंगे 5 5 5 4, और इस 4 में भी कई बार वो क्या करता है, एक एक नंबर के 4 ट्रू फॉल्स डाल देता है। एक ये पैटर्न है उसके पास। अदरवाइज वो कई बार क्या करता है, 6 6 3 और 4 में बांट देता है इनको। कई बार वो 4 4 4 4 और 3 में भी ले जाता है इसको। तो सर बेसिकली 19 मार्क्स में उसके पास पूरी लिबर्टी है। वो 4-4 नंबर के, एक नंबर के, 3-3 नंबर के, सब कुछ मिला मिलू के क्या करता है, क्वेश्चन 1 कंपल्सरी खड़ा कर देता है। और बेटा ये अटेम्प्ट करना ही करना पड़ता है। और ये कई बार इतना लंबा होता है कि आपको लग रहा होता है कि पहला पेपर दूसरा पंजा पलटा जा रहा हूं, अभी तो क्वेश्चन 1 ही चल रहा है। और बच्चे को हम जनरली पता है क्या बोल के भेजते हैं, क्वेश्चन 1 कभी मत रीड किया करो पहले। वो इतना डरावना क्वेश्चन होता है ना, आपका वैसे ही पेपर में कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है कि ये चल क्या रहा है मेरे साथ। तो अक्सर कंपल्सरी क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं, बाकियों से ट्रिकी होते हैं। जो इंस्टीट्यूट के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, उनसे वो क्या करने की कोशिश करता है, उसको कंपल्सरी में डालने की कोशिश करता है। अल्टीमेटली थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ ना अगर 2-3 तक, आपको अपने जैसे जिस लेवल की आप तैयारी करके गए होते हो उसके क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाते हैं। तो सर उसके बाद क्या होता है, हमारे पास 2 3 4 5 6, जैसे 2 3 4 5 4 क्वेश्चन और हैं। ये चारों क्वेश्चन आपके 2 3 4 और 5 17 मार्क्स ईच हैं। और इनमें से एनी 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, एक आप छोड़ सकते हैं। तो 17 इंटू 3 51, 19 का एक कंपल्सरी 70। दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग इट। तो उन्होंने कहा जी एक 19 का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएंगे और 17 मार्क्स के आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएंगे। और इन 17 में भी उन्होंने दिल खोल के पैटर्न बनाए। लास्ट टाइम का बता देता हूं, एक 5 आया, 2 + 2 का 1 आया, 4 आया, साथ में एक 4 आया, 3 3 2 2 4 3, ये आपका क्वेश्चन 3 था। 6 4 4 3, ये अगला क्वेश्चन था। फिर सर 2 और साथ में 1 3 4 4 3 और इस 3 के साथ इंटरनल चॉइस। क्या करोगे लिख के, कौन सी याद रहनी है ये पैटर्न। और सबसे बड़ी बात है कौन सा ये दोबारा पूछने वाला है इस पैटर्न में। बस इसमें एक चीज कॉमन रहेगी कि सर पहला क्वेश्चन 19 का रहेगा, बाकी सारे क्वेश्चन कितने के रहेंगे, 17 के रहेंगे। और उसके अंदर आप देख रहे हैं एक नंबर से लेकर
5 नंबर तक 6 नंबर तक उसने हर तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। तो सर यहां पर ना पैटर्न बेस्ड तैयारी नहीं कर पाओगे। आप ये मान के चलते थे पहले कि एलएलपी में से ना एक सवाल आता है 5 नंबर का, ईमानदारी से कितने छोड़ के गए थे? क्योंकि जैसे ही आप पैटर्न बताओगे बच्चा क्या करेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का सेकंड का बी पार्ट, मेरे पेपर में चॉइस थी ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए सेकंड क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं था, मेरे लिए बाकी क्वेश्चन पेपर था। तो बच्चा ये करता है, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है। आप बता ही नहीं सकते कि कौन से एक्ट में से 2 का आ रहा है, कौन से में से 3 का आ रहा है, कौन से में से 6 का आ रहा है। वो कहीं पर कोई क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो उसने वो पैटर्न ब्रेक किया। तो अगर वो आपको एमसीक्यू में छूट दे रहा है तो वो उधर से थ्योरी में क्या कर रहा है, आपको टाइट कर रहा है कि अब आप यहां पर वो वाला काम नहीं कर पाओगे कि आप कोई प्रेडिक्टेबिलिटी बता पाओ। बस इसमें इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी है कि 19 मार्क्स के होते हैं और बाकी कितने के होते हैं, 17 मार्क्स के होते हैं। दैट वाज द पैटर्न जो मुझे आपके साथ यहां पर कवर करना था। आइए उसके बाद हम बाकी बातों को फटाफट से निपटा दें, उसके बाद हम लोग जरा कॉन्ट्रैक्टेड का एक आधा चैप्टर का शुरुआत कर दें। क्या कहा हमने कहा जी तीसरी बात आपके पास आएंगी बुक्स। सर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, एक आईसीआई की तरफ से मटेरियल आएगा, वो हम घर में संभाल कर रखेंगे शेल्फ के ऊपर, और फिर उसके बाद क्या आएगा सर, उसके तरफ इंस्टीट्यूट की तरफ से मटेरियल आएगा जो आप लोग दोगे। हमारी तरफ से बेटा आपको 3 किताबें मिलेंगी लॉ में। एक आपके पास अदर लॉस की बुक होगी, एक आपके पास कंपनी लॉ की बुक होगी, और कंपनी लॉ की बुक 2 पार्ट में बट के आएगी, एक 2A करके आएगी, एक 2B करके आएगी। तो 3 बुक्स आपको मिलेंगी। शुरुआत हम आप लोगों को अदर लॉ की बुक देने से करेंगे, क्योंकि शुरुआत वहां से पढ़ाने में हो जाएगी। तो अदर लॉ की बुक आएगी, कंपनी लॉ की 2 बुक्स आएंगी। फाउंडेशन में मैं क्या क्या करता था, साथ में क्वेश्चन बैंक देता हूं। इस क्वेश्चन बैंक का फायदा क्या होता था कि सर ये लगभग वही क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में आते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने किया हुआ है मेरा क्वेश्चन बैंक। अभी भी मैं अपने क्वेश्चन बैंक में ये तसल्ली रख सकता हूं कि सर 90% क्वेश्चन उसमें से रिपीट हो जाते हैं। इसमें मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का पैटर्न है, क्योंकि इंस्टीट्यूट पुराने क्वेश्चनों को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है। और अल्टीमेटली ये बात इंटर में भी काफी हद तक अप्लाई होती है कि पुराने क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मुद्दे की बात यह है कि आप वो पुराने क्वेश्चन इकट्ठे कैसे करोगे, क्योंकि आप लोगों के पास एज स्टूडेंट कोई सोर्स नहीं है कि आप पुराने 5-5, 6-6, 7 साल के आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनके सजेस्टेड आंसर इकट्ठे करते रहोगे। तो बस यही इकट्ठे करते रहोगे सब्जेक्ट में, और 6 महीने निकल जाएंगे, अटेम्प्ट आ जाएगा। तो सर ये काम टीचर वर्क देना पड़ता है। तो पहले मैंने क्या किया था, मैं क्वेश्चन बैंक दे देता था, और मैंने उसके साथ एक प्रॉब्लम समझी। जो मेरे बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं प्रॉब्लम, मैं बताता हूं क्या आती है। सर वो क्लास में पढ़ते हैं, साथ में घर जाके बड़ी शिद्दत से बुक पढ़ते हैं। जब तक बुक में चैप्टर खत्म होता है उनकी शिद्दत भी खत्म हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से आखिरी के 2-4 पन्ने बस मन को तसल्ली देके पलट देते हैं, हो गया हो गया हो गया। सर अभी उसके बाद ना क्वेश्चन बैंक रहता होता है, उस क्वेश्चन बैंक का ना नंबर ही नहीं आता कभी, क्योंकि वो दूसरी किताब होती है। फिर सर एक दिन ना मन में सडनली कोई मोटिवेशनल वीडियो चलती है यूट्यूब पे, बस मन में क्रांति आती है, आज तो फोड़ देंगे। फिर उस दिन बच्चा क्या कहता है, मैं वो क्वेश्चन बैंक उठाता हूं। फिर जब वो क्वेश्चन बैंक उठाता है तब उसको किताब का पढ़ा हुआ याद नहीं होता। फिर वो क्वेश्चन बैंक पढ़ता है, फिर वो पूरी जिंदगी ना मैच द फॉलोइंग खेलता रहता है कि एक दिन मैंने क्वेश्चन बुक पढ़ी थी, एक दिन मैंने साथ में क्या पढ़ा, किसी दिन क्वेश्चन बैंक। कभी पूरा नहीं हुआ। मुझे ये प्रॉब्लम बच्चे नहीं बताए कि सर ये ना अच्छा तरीका नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक दे तो देते हो और उसके अंदर 70-70, 80-80 क्वेश्चन हर एक्ट के पकड़ा भी देते हो। हम उसको पढ़ते ही तब हैं जब मुझे एक्ट आता होता है, तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं होता। जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूं तो मुझे एक्ट नहीं याद होता। तो इसका मैंने सोल्यूशन निकाला। मैंने क्या किया इस बार, आपको या इंटर में बच्चों के हाथ चलनी क्या करता हूं, मुझे पता है आपका सिलेबस इंतहा है, अभी आपको नहीं पता, मुझे पता है कि आपका सिलेबस कितना है। तो जनरली आपके पास इतनी लग्जरी नहीं होती कि आप बुक एक बार पढ़ें, क्वेश्चन बैंक के लिए अलग टाइम निकालें। तो मैंने चैप्टर बाय चैप्टर ही क्या किए हैं, साथ में हर चैप्टर के साथ आपको पीछे क्या मिल जाएगा, उसका एक क्वेश्चन बैंक लगा हुआ मिल जाएगा, जिसमें उस चैप्टर में से आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, इंक्लूडिंग विद देयर सजेस्टेड आंसर्स इन प्रॉपर पैटर्न, जिसमें आंसर लिखा जाना चाहिए, वो साथ साथ यहां पर लगा हुआ मिल जाएगा। तो अलग से इस बार कोई क्वेश्चन बैंक नहीं आएगा, इन्हीं बुक्स के साथ क्या होगा, इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक करके ये बात यहां पर फिट कर दी गई होगी। एंड लास्ट बात, ये बात शायद आपको टैक्स वाले सर ने बता दी होगी, अमेंडमेंट्स। फाउंडेशन में ज्यादा सीरियस इशू नहीं था, क्योंकि फाउंडेशन में जो आप एक्ट पढ़ते हैं वो वेरी प्रोन टू अमेंडमेंट नहीं होते। 1872 के, 1930, 1932, सर वो ऐसे जमाने के एक्ट होते थे
कि अब उनमें चेंज आते नहीं है। लेकिन यहां पर मेजर प्रॉब्लम क्या है, आपका मेजर पोर्शन किसमें से आता है, कंपनी एक्ट में से, एंड इट इज एन एक्ट विच गेट्स चेंज्ड वेरी रैपिडली, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक ऐसा एक्ट है, जब से आ रहा है बार बार इसमें क्या हो रही हैं, अमेंडमेंट्स आ रही हैं। तो एक अमेंडमेंट वाला पार्ट ऐसा होता है जो हमें इंटर में क्या करना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट आपका इंस्टीट्यूट का रूल क्या है, उन्होंने कहा जी देखिए, अगर आप मई 23 अटेम्प्ट के लिए बैठ रहे हैं तो आप 31 अक्टूबर 2022 तक के अमेंडमेंट्स कवर करके आइएगा। अगर आप नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए बैठ रहे हैं तो 30 अप्रैल 2023 तक की जो अमेंडमेंट्स होंगी उसको कवर करके आएगा। यानी कि आपके एग्जाम से 6 महीने पहले तक का अमेंडमेंट कहां होता है, आपके लिए अप्लाई होता है। और इसके लिए इंस्टीट्यूट आपसे पेपर से पहले, मई से पहले लगभग फरवरी में, नवंबर से पहले लगभग सितंबर में आपके घर एक आरटीपी नाम की किताब भेजता है। फाउंडेशन में भी आई होगी, रिवीजन टेस्ट पेपर होता है। कुछ के घर नहीं पहुंचती, कुछ की किस्मत अच्छी होती है, उनके घर पहुंच जाती है, अदरवाइज वेबसाइट पर आ जाती है सॉफ्ट कॉपी, ना भी पहुंचे कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर इस आरटीपी में क्या होता है, एक तो वो कुछ रिवीजन पेपर क्वेश्चन डाल देता है, कोई लंबे चौड़े काम के नहीं होते, वही क्वेश्चन होते हैं जो पहले पास में बच्चों ने पढ़े हुए होते हैं। मेन इसमें क्या होता है कि सर इन 6 महीनों के अंदर ना, या ये कह लो 31 अक्टूबर तक ना, कई सारी अमेंडमेंट आ गई होती हैं। अब उनमें से सारी वो पेपर में अप्लाई करे जरूरी नहीं होता, तो वो यहां पर क्लैरिटी देता है कि मान लीजिए 30 अक्टूबर तक आपके पास 50 अमेंडमेंट आ गई हैं, तो मैं उसमें से केवल और केवल ये वाली 20 या 25 क्या कर रहा हूं, आपके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं। तो ये बात क्लैरिटी कहां से आती है, जाकर आरटीपी में से। तो फिलहाल हम जब आपको पढ़ाने बैठेंगे वो ऑब्वियसली इस एंटीसिपेशन में बैठेंगे कि ये अमेंडमेंट आई है और हमारी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये इस लेवल की है कि इंटर के पेपर में डाल दी जाएगी। और वैसे बहुत रेयरली होता है कि इंस्टीट्यूट कुछ हटाए, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल होता है तो वो क्या करता है, उसको इंटर पे अप्लाई नहीं करता है कि चलो रहने दो, मतलब ज्यादातर अमेंडमेंट्स वो क्या करता है, अप्लाई करता है। और बाय चांस आप जिस अटेम्प्ट में बैठने जा रहे हो अभी तक कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं आई है, तो अभी आप मान के चलें थोड़ा सा समय और है, हो सकता है तब तक आ जाए। अदरवाइज हमारा सिलेबस लगभग क्या है, कांस्टेंट है। अमेंडमेंट की टेंशन लेना मेरा काम, वो आपका काम नहीं है। आपके पास अपडेटेड बात पहुंचाना, इवन अगर हमारा बैच खत्म भी हो जाता है उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि कोई चेंज है, वो पहुंचाना भी मेरी जिम्मेवारी है। तो अमेंडमेंट वाले काम को भूल जाएं, सिर्फ इतना टेंशन रखें कि हाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो याद कर लें। तो इस बात में मत ध्यान दें कि अमेंडमेंट क्या आई है, वो हम हैंडल करेंगे कि अमेंडमेंट आई है तो आप तक वो अमेंडमेंट पहुंचाई जाएगी। ठीक है जी, इसके साथ हमारा होता है इंट्रो वाला पार्ट खत्म, जहां बेसिक बातें हमने कवर करनी थी। आइए अब जरा 10 मिनट लगा के क्या करते हैं, मुहूर्त कर देते हैं कि सिलेबस शुरू हो गया। तो हम लोग बात शुरू करने जा रहे हैं बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एक्ट हमारा आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब इसके अंदर मैं पहले वाले चैप्टर से शुरू नहीं कर रहा, मैं इसका जो दूसरा पार्ट है उससे शुरू कर रहा हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट बेलमेंट एंड प्लेज। आप इन तीनों चैप्टर को अलग अलग जिस मर्जी सीक्वेंस में पढ़ लीजिएगा, खास लंबा चौड़ा आपस में रिलेशन नहीं है, बिकॉज स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एक्ट के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बेलमेंट होती क्या है, डेफिनेशन से। थोड़ा सा डेफिनेशन आज कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी काम आगे वाली क्लासेस में शुरू करेंगे। बेलमेंट शब्द क्या हमने सुना हुआ है? कहां सुना हुआ है? सेल्स ऑफ गुड्स में। सेल्स ऑफ गुड्स में कहां पढ़ा था हमने? कहां पढ़ा था मेरे भाई, कहां पढ़ा था सर? हमने ना एक तो इसकी डिफरेंशिएशन पढ़ी थी सेल्स के साथ, तो वहां पर हमारे पास थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गया था बेलमेंट क्या होता है, और इसका एक जिक्र आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी। जब आप फाइंडर ऑफ गुड्स का टॉपिक पढ़ते हैं ना, वहां भी कहीं ना कहीं बेलर वाली बात को या बेली वाली बात को वो क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल नया शब्द है, क्योंकि ऑब्वियसली बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शब्द है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इधर उधर इसका इस्तेमाल कर दिया गया था, लेकिन पहली बार फॉर्मली वो आपको बेलमेंट होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन आप देने वाले हैं। क्या होता है बेलमेंट? आइए इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। पहला सेक्शन, कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक कवर्ड है सर? 148 सेक्शन से लेकर 181 सेक्शन तक। ठीक है जी, डेफिनेशन की बात करते हैं। बेलमेंट के डेफिनेशन को बेटा कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन को एनालाइज करना एक लंबा चौड़ा काम है कि बेलमेंट होती क्या है। उन्होंने कहा जी बेसिकली बेलमेंट क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर एक पार्टी होती है जिसको हम बुलाते हैं बेलर। ये पार्टी क्या करती है सर? ये एक दूसरी पार्टी जिसको बुलाया जाता है बेली, उस पार्टी को
डिलीवरी देती है। मैंने कहा जी डिलीवरी किस चीज की देती है? उन्होंने कहा जी ये डिलीवरी दी जाती है डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक पार्टी जिसको बेलर बुलाया जाता है वो डिलीवरी कर रही है किसकी? गुड्स की, टू अनदर पार्टी जिसको क्या बुला रहे हैं? बेली बुला रहे हैं। और ये गुड्स की डिलीवरी किस लिए की जा रही है? हमने कहा ये डिलीवरी की जा रही है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। और साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी करते समय यह बात भी बोली जा रही है कि ये गुड्स जो हम तुम्हें दे रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर काम के लिए दे रहे हैं। इनके बारे में बात करेंगे, ये पर्पस क्या क्या हो सकते हैं। जब ये पर्पस अकम्प्लिश्ड हो जाए, जब ये पर्पस फुलफिल हो जाए, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं अकम्प्लिश्ड हो जाए या ये क्या हो जाए? फुलफिल्ड हो जाए, तो आप क्या करेंगे? इन गुड्स को रिटर्न कर देंगे उस पर्सन को जिसने क्या किया है? ये गुड्स आपको दिए हैं। तो सर बेसिक सी बात यह है कि ये जो आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है ये आपने सेल से उस समय डिफरेंशिएट किया था कि सर सेल में भी गुड्स दिए जाते हैं लेकिन गुड्स की पोसेशन के साथ साथ उसकी ओनरशिप भी दी जाती है, जिसके लिए सेल्स ऑफ गुड्स शब्द इस्तेमाल करता है प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी भी पास ऑन की जाती है। सर बेलमेंट में ना प्रॉपर्टी का कोई जिक्र ही नहीं है। वो क्या कहते हैं जी, एक पर्सन जो गुड्स का ओनर है वो केवल और केवल क्या करता है? गुड्स की डिलीवरी करता है सामने वाले पर्सन को, और एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ करता है। ये क्या क्या करता है कि जब ये पर्पस पूरा हो जाए ये गुड्स क्या करना? मुझे वापस कर देना। अब इसके कई सारे एग्जांपल्स जनरेट हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि सर एक पर्सन है वो अपनी कार को क्या करता है? रिपेयर के लिए एक मैकेनिक के पास दे के आता है। अगर हम इस पर डेफिनेशन लगाएं तो क्या हमारी डेफिनेशन पूरी होती है? हाँ सर, एक गुड्स है जिसकी डिलीवरी की जा रही है, एक अनदर पर्सन मैकेनिक को की जा रही है, पर्पस है साथ में कि इस गाड़ी का क्या करना है? रिपेयर करनी है, सर्विस करनी है। और ऑब्वियसली ये बात उसमें है कि जब ये रिपेयर, ये पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा ये गुड्स वापस कर दिए जाएंगे। तो इट्स ए क्लियर कट एग्जांपल। ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? सर ये एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर ये पर्सन जो अपने गुड्स दे रहा है ये क्या कहला रहा है? ये बेलर कहला रहा है। जिस पर्सन को गुड्स दिए जा रहे हैं ये क्या कहला रहा है? बेली कहला रहा है। ऐसी कई एग्जांपल और हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सर एक पर्सन के पास ना एक गोल्ड चेन है, ये गोल्ड चेन ना थोड़ी पुरानी हो गई है, पड़े पड़े शाइन चली गई है, तो आप जाते हैं एक गोल्ड स्मिथ के पास और उसे क्या कहते हैं कि इसकी पॉलिशिंग कर दे। जनरली यही कराया जाता है कि सर गोल्ड पे थोड़ी सी पॉलिशिंग करा लो, वापस से क्या हो जाता है? चमकना शुरू हो जाता है। तो ये जो आप गोल्ड चेन दे के आए इस पर्सन को, ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है? हमने कहा जी ये जो पर्सन है ऑब्वियसली ये बेलर है, क्योंकि इसने अपने गुड्स एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दूसरे पर्सन को दिए और इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ दिए कि जब ये पर्पस पूरा हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? गुड्स वापस कर दिए जाएंगे। अच्छा, और कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए बेटा एक पर्सन ए है, ये अपने फ्रेंड से बी से कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए उसकी कार बोरो कर लाता है। जनरली दोस्त लोग ले जाते हैं गाड़ियां, तो उसने कहा जी तुम्हारे पास एक बड़ी गाड़ी है, मैंने पूरी फैमिली के साथ जाना है तो मुझे 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी दे दे। आपने गाड़ी दे दी, तो सवाल उठता है कि क्या ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है? यस सर या नो? कोई है जो नो वाला है यहां पर? क्या तकलीफ है जी? अब बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझदार निकला है, क्योंकि मैंने देखा है मेजोरिटी बच्चे इस क्लास में अभी गलत जवाब देंगे। तुम लोगों का कॉन्फिडेंस ना, मैं कल की क्लास में तुम्हें जो अभी तुम ये कर रहे हो ना कि हम पास होके आ गए, तुम्हें मैं ठीक कर दूंगा 2 क्लास में इसी चैप्टर के अंदर अंदर कि हाँ कितनी समझ आ रही है हमें चीज की। तो अभी तो मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं लॉ की कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इससे डरना बिल्कुल मत। अकेले भी हो तो कई बार क्या होते हो? सही होते हो, और भीड़ ज्यादातर गलत होती है, क्योंकि भीड़ में चलते हुए जो गलत होते हैं। तो हमने कहा जी बात करें, उन्हें 2 बच्चों ने बताया, रीजन बताओ बेटा, खुल के बताओ क्या दिक्कत आई? हाँ जी, कंसिडरेशन नहीं है। सर ये जो पर्सन बी है इससे आप गाड़ी लेके आ गए, कुछ दिया तो नहीं इसके बदले। बाकी जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट अब ऊपर बातें कर रहे हो, आपने जाकर ये बात करी कि सर मैकेनिक के पास गाड़ी दे के आए, एक कॉन्ट्रैक्ट की फीलिंग तो आई, कंसिडरेशन वाली बात तो समझ आई। सर गोल्ड स्मिथ को चेन दे के आए, यहां भी कुछ लेन देन समझ आया। यहां पर तो सर सिर्फ वन साइडेड पर्सन गाड़ी देता हुआ दिख रहा है, सामने वाला फ्रेंड तो इसके बदले कुछ नहीं देगा।
सर इसके बदले जैसा एक कॉन्ट्रैक्ट और हो सकता है जहां ये बी जो जिससे मैं गाड़ी लेके आया हूं, ये मैं इससे कार बोरो करके नहीं आया, मैं इससे कार किराए पे लेके आया हूं, हायर पे लेके आया हूं। इसका डुप्लीकेट ये बन सकता है केस। ये बेलमेंट है, ये बेलमेंट है, इसमें भी कोई तकलीफ है? सर ये तो बेलमेंट है, क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, गाड़ी दी जा रही है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जा रही है। ये इन्होंने कहा जी बेलमेंट नहीं है, रीजन क्या दिया गया, कंसिडरेशन नहीं है। अब मैं वापस आता हूं बेटा डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन में कहीं ये लिखा है कि आपने डिलीवरी कंसिडरेशन के लिए करनी होती है? नहीं लिखा सर। अब हमने ये बात कॉमन सेंस से निकाली कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एड पढ़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। बड़ी अंडरस्टूड सी बात है, जिस बच्चे ने कॉन्ट्रैक्टेड पढ़ा हुआ है वो ये असम्पशन लगाएगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या हो, कंसिडरेशन हो। और यहीं से एक बात समझ के आती है कि सर आपका जो ये बेलमेंट है ना, ये कई बार कंसिडरेशन के साथ होता है, ज्यादातर कंसिडरेशन के साथ होता है, लेकिन कई बार एक्सेप्शन नहीं होता है। एक्सेप्शन सिर्फ कहां मेंशन किया गया है, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, याद हो अगर तो। वहां पर बेटा ग्रेच्युटोस बेलमेंट नाम का कोई शब्द नहीं लिखा हुआ। अगर किसी ने पढ़ाया है तो सेक्शन 25 में गलत पढ़ाया है। सेक्शन 25 नोवेयर मेंशंस कि बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बिना कंसिडरेशन के हो सकता है। ये बात पहली बार ही कहां आती है, आपके 148 सेक्शन में, जहां वो इस बात का जिक्र करता है बाद में जाकर कि आपकी बेलमेंट दो तरीके की होती है। ये एक ग्रेच्युटोस बेलमेंट होती है। ग्रेच्युटोस मतलब जो ग्रेटिट्यूड से की जाती है। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है, आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे होते, फिर भी क्या कर रहे होते हो, बेलमेंट कर रहे होते हो। और एक बेलमेंट क्या होती है, नॉन ग्रेच्युटोस होती है। तो नो डाउट समरी यही निकलती है कि सर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के रूल के एक्सेप्शन के रूप में निकल के आता है। लेकिन ये उस सेक्शन से निकल के नहीं आता जहां 25 में लिखा हुआ है। वहां कुछ ऐसी बातें थी, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में किया, टाइम बार्ड डेट को रीपे किया, इस तरह की बातें, चैरिटी के लिए दिया, ये सब बातें से 25 में लिखी हुई हैं। बेलमेंट वाली बात ना 25 में सच क्लियरली लिखी नहीं हुई है। लेकिन वो बात जब यहां पढ़ो तो समझ आती है कि हां, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट भी किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जहां पर एक पर्सन सामने वाले को डिलीवरी करता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए करता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट पे करता है कि गुड्स क्या किए जाएंगे, वापिस किए जाएंगे पर्पस पूरे होने पे, और इसके बदले कुछ सामने से कंसिडरेशन नहीं लेता है, तो इट कैन ऑल्सो बी अ बेलमेंट। अच्छा एक बात इसमें और समझते हैं लास्ट आज की। सर हुआ क्या, एक पर्सन मिस्टर ए हैं, इन्होंने एक टेलर को एक फैब्रिक दिया, कपड़े का टुकड़ा दिया, और क्या कहा जी मुझे इसके अंदर से ना एक सूट स्टिच करके दे दीजिए। सवाल ये उठता है कि क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बुला सकता हूं? प्रॉब्लम कहां आती है कि सर गुड्स डिलीवर किए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किए कि सूट सिलना है। दिक्कत ये आ रही है कि सर जो वापिस आ रहा है ना वो सेम गुड्स नहीं है, लेकिन है उसी गुड्स का ही बदला हुआ रूप, क्योंकि बेटा वही फैब्रिक से निकल के क्या आया है, वो सूट निकल के आया है। बस आपने उसके साथ क्या किया है, उसकी प्रॉपर शेप कट करके उसको क्या कर दिया है, सिल दिया है, 4 धागे लगा दिए उसके ऊपर, है तो उसी में से निकला हुआ। तो सवाल ये उठता है कि सर जो गुड्स आपने वापस करने होते हैं बेलमेंट के अंदर, बेलमेंट बुलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को, क्या वो डिट्टो सेम गुड्स होने चाहिए, या उस गुड्स के अंदर कुछ ऑल्टर्ड फॉर्म भी वापस आ सकती है? दैट्स द लास्ट पॉइंट जो हम टच कर रहे हैं कि सर बेलमेंट के लिए ये बात तो लिख दी गई कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जहां पर क्या हो, गुड्स वापस किए जाएं, रिटर्न किए जाएं। सवाल ये उठता है कि क्या ये सेम फॉर्म में हो या ऑल्टर्ड हो सकते हैं, और यहां उन्होंने बात लिखी कि गुड्स रिटर्न किए जा सकते हैं ईदर इन सेम फॉर्म और इन ऑल्टर्ड फॉर्म। तो सर जब आप गुड्स वापस करने की बात करते हो तो ये गुड्स कई बार क्या हो सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम हो सकते हैं, और कई बार क्या होते हैं, ऑल्टर्ड फॉर्म होती है। अब ऑल्टर्ड फॉर्म लिखने से बेटा दिक्कत पता है क्या आती है, आप ऑल्टर्ड फॉर्म के शब्द का मतलब जानना चाहते हैं कि सर फिर ऑल्टर्ड का मतलब क्या है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं अपने फ्रेंड की गाड़ी लेके आया और उसके बदले और दूसरी गाड़ी वापस कराया। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, तेरी गाड़ी भी इनोवा थी,
मेरी भी इनोवा है, बस मेरी 2 साल पुरानी है, रख ले कोई बात नहीं, ऑल्टर्ड फॉर्म ही है। उन्होंने कहा नहीं, दिस इज नॉट ऑल्टर्ड फॉर्म, दिस इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर। जब आप ऑल्टर्ड फॉर्म की बात करते हैं, दैट मीन्स वही गुड्स किसी तरह से कोई प्रोसेसिंग कर कर, कोई मैंने कुछ के ऊपर कुछ काम कर कर, सिर्फ उसका क्या किया गया है, शेप चेंज किया गया। जैसे वो आपसे एग्जांपल देंगे कि सर प्रैक्टिकली क्या है, लेट अस से आप किसी को गेहूं दे के आते हैं, एक मिल में गेहूं दे के आते हैं, जिससे वो इस आटे को इसको पीस के क्या कर देगा, आपको फ्लोर आटा पकड़ाएगा। तो सर क्या मैं इसको ऑल्टर्ड फॉर्म बुला सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ, ये ऑल्टर्ड फॉर्म है। आप ये कह सकते हैं कि बस क्या हुआ है, उस व्हीट के ऊपर प्रोसेसिंग की गई और आपको क्या पकड़ा दिया गया है, आटा पकड़ा दिया गया। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि यहां पर गुड्स ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आए, लेकिन किस फॉर्म में वापस आए, ऑल्टर्ड फॉर्म में आए। लेकिन गुड्स इन वेरी नेचर वही होने चाहिए, ये ना हो कि आप क्या करें, गुड्स को ही चेंज कर दे। तो हमने यहां पर पहले बात क्या करी कि सर गुड्स को आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देना है, वो पर्टिकुलर पर्पस अकम्प्लिश होने पर क्या होना चाहिए, गुड्स वापिस होने चाहिए। वो गुड्स की जो वापसी है वो बिल्कुल सेम गुड्स की भी हो सकती है, और दूसरा किस चीज की हो सकती है, ऑल्टर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, उसको बदल कर भी क्या किया जा सकता है, वापिस किया जा सकता है। चलिए इसका भी यहीं रुकते हैं आज। मैंने एक बार शुरुआत कर दी, कल इस डेफिनेशन के बारे में काफी डिटेल में, परसों की क्लास में काफी डिटेल में बात करेंगे, और डेफिनेशन में बहुत कुछ है, अभी हमें बहुत डिटेल में बात करनी है इसके बारे में, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं।